सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय होगा संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो गाइस इसमें पढ़ेंगे हम कि जो भारत का संघ है, जो भारत है वह एक संघ है और इसका क्षेत्र कितना बड़ा है, कौन कौन से राज्य, कौन कौन कुछ क्या इसमें शामिल है और कब कब शामिल। तो गाइस देखिए कि संघ एवं इसका क्षेत्र अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत एक संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इस संघ का वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 1 में किया गया है संविधान के, और अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो हम देखेंगे किस अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। ठीक है, तो बन रही वीडियो मेरे साथ देखते हैं वीडियो में। तो गाइस अब देखिए वीडियो में देख पा रहे हैं कि संघ एवं इसके क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताया मैंने कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है किसका? संघ एवं इसके क्षेत्र का, अर्थात भारत के क्षेत्र का। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में जो भाग किए गए हैं, इसके कितने भाग किए गए? 3 भाग किए गए हैं। किसे भाग किए गए? संघ के। इसमें बताया गया राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, तो राज्यों के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जो राज्यों के अंतर्गत, जो राज्यों के अधिकृत होते हैं। संघ क्षेत्र होता है अपना भारत संघ क्षेत्र ही है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र, जैसे कि आपको जो बताया गया है अधिग्रहण क्षेत्र कौन? दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम। क्या है ये सभी? ये सभी है भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, अब देखेंगे, सॉरी फॉर कमेंट। तो गाइस अब देखिए आप संघ एवं इसके क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, कहां तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है, संघ एवं इसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 में जो भारत का संघ है उसके केवल 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा है भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसका अधिग्रहण कौन करता है? राज्य करता है। संघ क्षेत्र में वे आते हैं जो कि भारत एक संघ क्षेत्र ही है, आपको पता है। ठीक है, यानी कि वे संघ शासित प्रदेश जो आते हैं वो कौन होते हैं? संघ क्षेत्र होते हैं। और राज्य क्षेत्र में राज्यों का शासन होता है, इसमें संघ क्षेत्र में संघ का शासन होता है, सेंटर का जो शासन होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा विदेशों से अधिकृत किए हुए हैं। अब देखिए 5वीं या 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध व सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करते हैं? वे सुरक्षा प्रदान भी करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है 5वीं और 6ठी अनुसूची में, ये उपबंध है, ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या करेगी? विशेष उपबंध करेगी, विशेष योग्यताएं देगी, विशेष तरीके सुविधाएं देगी और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अगला हमारा क्या कहता है कि भारत के विदेशी अधिग्रहण क्षेत्र कौन कौन से हैं? कि भारत के विदेशी अधिग्रहण क्षेत्र दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। क्या है ये? भारत के विदेशी अधिग्रहण क्षेत्र जो भारत ने विदेशों से अधिकृत किए हैं। विदेश ऐसा नहीं कि जाकर अमेरिका से लिया है, नहीं नहीं नहीं, ये वे क्षेत्र हैं जो भारत के आसपास के क्षेत्र हैं, तो जहां पर कोई शासन करने वाला नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं। अगला आता हमारा भारत के क्षेत्र और समस्त संघाई क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी भाग 1 में भारत के समस्त क्षेत्र व समस्त संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अर्थात भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। भारत राज्यों का केंद्र नहीं है, भारत राज्यों का केंद्र नहीं बल्कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें यह लिखा हुआ है। अब देखिए भारत एक राज्यों का संघ है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक अंतरराष्ट्रीय कानून बना हुआ है, उसके मुताबिक भारत अपने विदेशी क्षेत्रों को अधिकृत कर सकता है। अनुच्छेद 1 में भारत सरकार को अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गई है कि भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को अधिकृत कर सकती है। अगर वह चाहे तो आपकी जमीन को भी अधिकृत कर सकती है, अधिकार इसको प्रदान है। देखिए ऐसा कभी कभी होता है कि कोई अधिग्रहण क्षेत्र हमें मिले, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से उसका रखा था कि कहीं ना कहीं ऐसा अवश्य होगा कि हमें विदेशों से विदेशी जमीन जरूर प्राप्त होगी और हमें अधिग्रहण क्षेत्र के लिए एक विशेष उपबंध रखना चाहिए, और वही यहाँ पर दिया गया भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र। तो अनुच्छेद देखने आपको समझ में आया क्या लिखा हुआ है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहे तो। ठीक है, अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा। क्या कहता है अनुच्छेद हमारा 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। पिछले में पढ़ा हमने अनुच्छेद 1, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद जो है उसको राज्यों के नाम व प्रवेश परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। यदि वह चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम पश्चिम प्रदेश कर सकती है,
चाहे तो गोवा का नाम वोगा कर सकती है, जो चाहे राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है अपनी इच्छा के अनुरूप, और राज्यों के नाम प्रवेश परिवर्तन करने की शक्ति। अगला आता है कि नए राज्य भारत संघ में शामिल करे। नए राज्य अर्थात जैसे हमको नए राज्य बना, मान लीजिए तेलंगाना बना, अगर भारत की संसद चाहे तो तेलंगाना को ही छोड़ो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कोई भी किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को भारत का संघ शासित प्रदेश बना सकती है अगर संसद चाहे स्वेच्छा से तो। ठीक है। अगला हमारा कहता है कि राज्य गठन करने की शक्ति। इसको क्या है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, कि अगर अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद चाहे तो भारत के कितने भी राज्यों को एक साथ गठित कर सकती है अथवा अलग अलग कर सकती है। अगर यह चाहे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान को भी एक कर सकती है, और अगर यह चाहे तो उत्तर प्रदेश के 4 भाग कर सकती है। तो किसको प्राप्त है ये शक्ति? संसद को प्राप्त है, भारत के पार्लियामेंट को प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक है। 3 के अंतर्गत क्या आता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले देखते हैं हम इसको, पॉइंट नंबर 3 को, राज्यों का निर्माण व राज्यों का पुनर्सीमन। अर्थात राज्यों का निर्माण, जैसे कि अगर संसद चाहे तो भारत के किसी भी क्षेत्र में नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे कि अभी अभी 2014 में क्या था, सन 2014 में क्या तेलंगाना का निर्माण क्या था, क्या था नहीं क्या था। सन 2000 में क्या था, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उत्तराखंड का निर्माण क्या था नहीं क्या था। तो एज दैट, इसी तरह से संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है। और दूसरी बात, राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था, अर्थात राज्यों की सीमा को बांध सकती है, किस राज्य की सीमा कितनी होगी। ठीक है। किसके पास अधिकार है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के पास अधिकार है राज्यों का निर्माण व राज्यों का पुनर्सीमन करने की शक्ति। ठीक है। अब देखेंगे हम कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रस्तुत, देखिए ये जो कानून है, अगर नाम बदलना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी पहले लेनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति को मानो फूफा, नाम की शक्ति, सारी शक्ति किसके हाथ में? संसद के हाथ में। ठीक, किसके हाथ में? संसद के हाथ में। अगर संसद जैसा चाहेगी राष्ट्रपति वैसा ही करेगा, क्योंकि महाभियोग का डर किसका होता है? राष्ट्रपति को रहता है। किसका डर रहता है? महाभियोग का। इसकी बात करेंगे बाद में महाभियोग की। ठीक है। तो महाभियोग के अंतर्गत राष्ट्रपति जैसा संसद चाहेगी, राष्ट्रपति बिल्कुल वैसा ही करेगा। ठीक है। उसके बाद राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। अगर संसद चाहे तो किसी भी क्षेत्र का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र राजस्थान की सीमा से पिपलियोर तक कर सकती है, उस तरफ भी कर सकती है। कहाँ तक कर सकती है? उससे भी बहुत उस तरफ कर सकती है, अगर कौन चाहे? संसद चाहे तो। हमारा आता है नाम परिवर्तन। अगर यह चाहे तो नाम परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 भी कहता है इस बात को और 3 भी कहता है इस बात को। ठीक है। शक्ति दोनों तरफ प्राप्त हो गई। अब आता है हमारा विधानमंडल का मत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कभी भी। देखिए, अगर जिस राज्य से संबंधित प्रश्न है, मान लीजिए हमें बिहार का नाम बदलना है। अब बिहार का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई, अगर विधान का नाम बदलना बिहार का, तो हमें बिहार के जो विधानसभा है उससे मत लेना पड़ेगा, विधानमंडल है उससे विचार लेंगे कि भाई आपका विचार क्या है। लेकिन जो विचार वो देंगे, निगेटिव हो अथवा पॉजिटिव हो, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। अगला आता है हमारा नंबर 6, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। भारत क्या है? विभाजित राज्यों का, अर्थात अविभक्त मतलब विभक्त राज्यों का, अलग अलग राज्यों का एक क्या है? अविभाजित संघ है। अर्थात अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह भारत से अलग हो सके। अगर केरल, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कोई भी राज्य जितना भी कोशिश कर ले, भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि 1969 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपना संशोधन अधिनियम आदेश पारित किया, और वह आदेश था कि सीमा निर्धारण विवाद के लिए 368 संशोधन नियम आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 368 में व्यवस्था की गई है कि संशोधन, जो भी संशोधन होंगे वे 368 के अंतर्गत होंगे, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होंगे। और सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए इस अनुच्छेद की आवश्यकता है ही नहीं। संसद जहाँ चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संघ और इसके क्षेत्र में परिवर्तन करने की टोटल पावर, सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में? संसद के हाथ में। सिर्फ एक शक्ति इसके हाथ में नहीं है, और वो है कि अगर भारत की संसद किसी भी देश को अपना क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकती, ठीक है, तो बाकी सारी शक्ति किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। अब अगला नियम देखेंगे अपना क्या आएगा, अनुच्छेद 4, लास्ट अनुच्छेद हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अब देखिए अनुच्छेद 4 हमारे पास आता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि राज्यों का प्रवेश व गठन या अथवा उद्भव अनुच्छेद 2 के अंदर क्या था, आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है। अब देखते हैं हम राज्यों का प्रवेश व गठन
और राज्यों का निर्माण, सीमाओं व क्षेत्रों व नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 में होंगे, उन परिवर्तनों को, उन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। क्या कहता है? दोबारा सुनिए कि राज्यों का प्रवेश व गठन, राज्यों का प्रवेश व गठन, राज्यों का निर्माण, सीमाओं व क्षेत्रों व नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और 3 में जितने परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जितने परिवर्तन होंगे, उन सभी परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए बुरी तरह से, ठीक है? क्या नहीं माना जाएगा। और अब देखिए इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी कि सामान्य बहुमत व साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए इन दोनों विधेयकों को, इन कानूनों को पारित कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, विधानसभा का सदस्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओनली किसके पास अधिकार है? संसद के पास अधिकार है। तो गाइस आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम पढ़ेंगे सिर्फ अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी भाग 1 को। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं केंद्र शासित प्रदेश एवं भारत में राज्यों का उद्भव कैसे कैसे हुआ, कौन सा राज्य कब बना, किसका नाम क्या है, नाम परिवर्तन कब हुआ, सब पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में। ठीक है गाइस, तो अपनी वीडियो मेरे साथ, अगली वीडियो मेरे साथ। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।